साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को मैं उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। उस भर्ती के बारे में थोड़ा सा आप इतना जान लीजिए। पहले उस भर्ती में जो पोस्ट होती है वो एक अच्छे बड़े अधिकारी की पोस्ट होती है। सैलरी बात ही मत करिए, बहुत अच्छी और बहुत हाई फाई सैलरी होती है। और पेपर एक अधिकारी लेवल के पेपर से हल्का पेपर होता है। और क्या कहूं उस भर्ती के बारे में, पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए आप, और इस भर्ती के बारे में आप जानिए और विचार करिए क्या आप इस पेपर को देना चाहेंगे या नहीं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू एक भर्ती है। उस भर्ती का नाम है एपीएस यानी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। हिंदी में अगर हम कहें तो निजी सचिव। अब पहले इसकी बात करते हैं कि होते कहां हैं और ये करते क्या हैं। दोस्तों जो सचिवालय होता है, सचिवालय में जो सचिव साहब होते हैं, उन सचिव साहब के ये होते हैं निजी सचिव। जब भी आप देखेंगे बड़े बड़े मंत्रिमंडल की बैठक होती है, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री आते हैं, तो ये सब सचिवालय में इकट्ठे होते हैं। तो ये जो मंत्री होते हैं इन सबके निजी सचिव होते हैं, और जो खासकर सचिव होते हैं उन सचिव के भी निजी सचिव रहते हैं। तो ये बहुत ऊंचे लेवल की पोस्ट है। एक ये आप मान के चलिए कि दोस्तों जो सबसे हाई अथॉरिटीज होती हैं यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री, ये सीधे इनकी पावर वहां तक होती है, क्योंकि ये उन्हीं के निजी सचिव होते हैं। ये उन्हीं को राय मशवरा देते हैं। कोई भी भारत के अंदर योजना लागू होगी तो उसमें सबसे बड़ा अगर हाथ में कहूं तो वो निजी सचिव यानी कि एपीएस का ही होता है। किसी भी मुद्दे पे अपना राय रखना, किसी भी मुद्दे पे अपने आप को डिफाइन करना, कोई योजना की शुरुआत कराना या कोई प्लानिंग करके बताना, ये सब काम एपीएस के ही होते हैं। तो दोस्तों आप अगर इसमें बात करें कि आपकी बाउंडेशन कहां कहां तक है, तो मैं अगर आप लोग समझ रहे होंगे एपीएस को अगर हम बाउंड्री लाइन में ना ही रखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए लिमिट कुछ नहीं है। सैलरी बहुत अच्छे लेवल की सैलरी होती है दोस्तों। अब आप खुद ही समझ रहे होंगे जब आपकी बाउंडेशन कोई नहीं है, लिमिटेशन कोई नहीं है, तो सैलरी भी ये डिस्कस ना ही करें। वैसे एक सैलरी आपकी लेवल 10 की सैलरी होती है, तो लेवल अच्छी खासी सैलरी हो गई, वो आप समझ ही गए होंगे किस लेवल की सैलरी होती है। इसके बाद एज की अगर मैं बात करूं तो एज 21 साल से 40 साल तक इनकी एज रहती है। तो एज भी दोस्तों मतलब 21 से 40 एक ठीक ठाक एज है। इसके बाद पैटर्न की अगर हम बात करें तो पैटर्न दोस्तों इसमें एक प्री होता है बस, और साथ में टाइपिंग होती है और कुछ भी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, प्री है और टाइपिंग है, कोई मेंस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। अब इतनी बड़ी पोस्ट और कोई आपका मेंस और इंटरव्यू की भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इतनी बड़ा एग्जाम आप लोग कैसे छोड़ दें, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। इस एग्जाम की तरफ आपको जाना है या नहीं जाना है, पहले सारी चीजें समझ लीजिए, पूरा सिलेबस समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि आप लोग को क्या करना है। देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से एलिजिबिलिटी के बारे में। क्या मांगते हैं इसमें, ऐसा क्या करे हुए हो आप कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी भारत में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसीए हो, कुछ भी हो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। पहली चीज क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरी चीज दोस्तों यहां पे मांगी जाती है आप लोगों से कि आप ट्रिपल सी करे हो। ठीक है, ट्रिपल सी 3 महीने का कोर्स होता है, कहीं से भी आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आपको हिंदी शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, साथ ही साथ हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी शॉर्ट हैंड आपकी होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट की, और हिंदी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट की। ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही इस वैकेंसी का टर्निंग पॉइंट है कि अगर आपको हिंदी शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग आती है तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं, साथ में आपका सिलेक्शन के भी चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेपर्स की, कौन कौन से इसके पेपर होते हैं। तो पेपर फर्स्ट जो होता है, सबसे पहले पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है,
ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें, कितने मार्क्स का, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, आप वो देख लीजिए। सबसे पहले एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब होता है फुल फॉर्म्स, तो 10 नंबर की ये आती हैं। इसके बाद पुस्तक और उनके लेखक, 10 नंबर। हिस्ट्री आ गई, हिस्ट्री में तीनों हो गई आपकी, मिडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न, ये 10 नंबर की हो गई। इसके बाद साइंस 10 नंबर, ज्योग्राफी उत्तर प्रदेश की आएगी 6 नंबर की, और ज्योग्राफी भारत की आएगी 4 नंबर की। इसके बाद संविधान हो गया 10 नंबर का, स्पोर्ट्स यानी कि खेल हो गए 10 नंबर के, इंपॉर्टेंट शहर और कोई भी बिल्डिंग भारत की, ये 10 नंबर की आएगी। इसके बाद इवेंट्स आपके जो होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल, ये 10 नंबर के। इसके बाद अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित 10 नंबर की। तो अंक गणित जो है वो कक्षा 8 के स्तर तक की रहेगी, इससे ऊपर की नहीं होगी। तो ये 100 मार्क्स का 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो ये पेपर फर्स्ट है आपका। ठीक है, समझ गए आप किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 दोस्तों 100 मार्क्स का है और 3 घंटे का है। ये निबंधात्मक प्रश्न पत्र होगा, इसमें आपको लिखना होगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर, यानी कि कोई भी पैराग्राफ होगा उससे क्वेश्चन आंसर करने होंगे आपको, तो वो 20 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद पत्र लेखन एवं कार्यालय पत्र लेखन, जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं वो आपको लिखने होंगे, ये 10 नंबर का रहेगा। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां, ये 10 नंबर की। अनेक शब्द से एक शब्द बनाना होगा, 10 नंबर का। वाक्यों को शुद्ध करना है, 10 नंबर। पर्यायवाची और विलोम 5 नंबर के, और उसके बाद निबंध आपको लिखने हैं 25 नंबर के। तो ये रहा आपका पेपर 2। इसके बाद दोस्तों पेपर 3 आपका होगा। पेपर 3 आपका है हिंदी शॉर्ट हैंड, 135 नंबर का होगा हिंदी शॉर्ट हैंड। इसके बाद पेपर 4 ये हिंदी टाइपिंग का है और ये 15 नंबर का है। ठीक है, ये आपके 4 पेपर हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम पेपर 5 पे। ये रहा आपका पेपर 5, 50 नंबर का, और ये 1 घंटे का पेपर है। इसमें इंग्लिश का पेपर है, ये क्या क्या पोर्शन है। 50 नंबर में दोस्तों देखिए, सबसे पहले है सेंटेंस करेक्शन, वाक्यों का शुद्धिकरण, ये 5 नंबर का आ जाएगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरने हैं 5 नंबर के। इसके बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, 10 नंबर का है। फिर इंग्लिश के वाक्यों को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, 10 नंबर का है। इसके बाद इंग्लिश में ऐसे लिखने हैं, वो 20 नंबर के हैं। ठीक, क्लियर बात। 50 नंबर का ये पेपर हो गया 1 घंटे का। इसके बाद पेपर 6, पेपर 6 में इंग्लिश शॉर्ट हैंड है 135 नंबर की, और इसके बाद पेपर जो 7 है आपका, वो भी इंग्लिश की टाइप राइटिंग है। पहले शॉर्ट हैंड थी इंग्लिश की, फिर इंग्लिश की टाइप राइटिंग है, तो ये हो गई 15 नंबर की। अब आप इस बात को ध्यान से समझिए कि पेपर 4 तक आपने जो किया था वो सब तो सभी बच्चों को करना ही करना है। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, ये तीनों पेपर ऑप्शनल है। यदि आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और आप नहीं देना चाह रहे हैं तो आप ना दें। अब कोई भी बच्चा एक्स्ट्रा क्यों पेपर देगा, भाई नहीं देना चाह रहे हैं तो सभी नहीं देना चाह रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्या है कि आपको देना चाहिए। जिस व्यक्ति को इस जॉब में एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए, पोस्ट में इंक्रीमेंट जल्दी चाहिए, तो वो इन पेपरों को देते हैं। इन पेपरों को देने से दोस्तों आपकी सैलरी ज्यादा रहती है, नॉर्मल एपीएस से आपकी सैलरी ज्यादा होगी। साथ ही साथ उन लोगों का जब प्रमोशन होगा तो उनसे पहले आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो इसलिए ये पेपर देना और ना देना आपकी इच्छा है। इसके बाद आ जाते हैं हम पेपर 8 पे। पेपर 8 दोस्तों कंप्यूटर का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर और 1.5 घंटे का पेपर। तो ये आपका 1.5 घंटे का 100 नंबर का पेपर है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं, पीडीएफ होगी, एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, गूगल, विकिपीडिया, स्प्रेडशीट, लाइनेक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होते हैं, कंप्यूटर से जुड़े कई सारे सवाल इसमें रहते हैं। तो ये 100 मार्क्स का 1.5 घंटे का पेपर हो गया। तो इसमें अब आप समझ चुके हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये चारों पेपर कंपलसरी हैं, सबको देने हैं। पेपर 5, 6, 7 ये तीनों पेपर ऑप्शनल पेपर है। इसके बाद पेपर 8 कंपलसरी पेपर है।
अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, ये इतना सिलेबस जो है ये इसलिए है क्योंकि एक बड़ी पोस्ट है। उसके बाद इन पेपरों के बाद कोई भी मेंस नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा और डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसकी वैकेंसी 2013 में आई थी, 2013 के बाद ये वैकेंसी 2023 में आई है और 2023 के बाद 2024 में आने की एक बात सुनने में आई है, लेकिन मैं आप लोगों से कोई गारंटी नहीं दे रहा कि ये वैकेंसी अभी आए या ना आए, कोई अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन आप इस पेपर के बिहाफ पे एक प्रिपरेशन अपनी रख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप आरओ की प्रिपरेशन इस समय कर रहे होंगे, तो साथ ही साथ कुछ चीजें अगर ये पेपर निकलता है, पेपर आता है, नोटिफिकेशन इसका भी अगर आता है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें कवर कर सकते हैं, जैसे इस टाइप की। इसमें मेन शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग है, बाकी लगभग पत्र लेखन को छोड़ के सारा सिलेबस आरओ का ही सेम है, तो आप उसे कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आरओ को इस समय ज्यादा प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी का थोड़ा सा डिले भी हो सकता है और यह भी हो सकता है ना भी है, लेकिन इसका पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो आई होप सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप लोग इसकी चाहें तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप लोगों पे निर्भर है ये। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।